जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड किस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होगा सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। हमारा अपने प्रश्नों की हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है दिया गया, राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया भारत, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद की जो भावना थी सर्वप्रथम विकसित हुई थी। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना सर्वप्रथम फ्रांस देश में देखा गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया 1848 का क्रांति का संबंध किस देश से है। अर्थात 1848 में जो क्रांति हुई थी वह किस देश से संबंध रखता है। ऑप्शन दिया गया भारत, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1848 की क्रांति का संबंध जो हो जाएगा हमारा फ्रांस देश से हो जाएगा। ठीक है, किस देश से हो जाएगा, फ्रांस देश से हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या भारत में रेल मार्गों का विकास मुख्यतः किसके लिए किया गया। जो भारत में रेलवे मार्ग का विकास हुआ वह किसके लिए प्रमुख किया गया, यात्रियों के लिए, व्यापार के लिए, सैनिक आवागमन के लिए, उपरोक्त में से सभी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अर्थात जो रेल मार्ग का विकास हुआ हमारे यात्रीगण के लिए सुविधाजनक हुआ और व्यापार के लिए भी सुविधा हुआ और सैन्य बल और सैनिकों के लिए भी आवागमन में सुविधा प्रदान हो गई हमारे रेल मार्ग के विकास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 हमारा कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है। जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली फसल क्या है। ऑप्शन दिया गेहूँ, धान, कपास और गन्ना। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धान। क्या हो जाएगा, धान। भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल जो मानी जाती है वह धान है। क्या है, धान। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाला फसल क्या है, गन्ना है। क्या है, गन्ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाला फसल गन्ना कहलाता है। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ी फसल क्या है, धान। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5वां दिया गया हमारा, मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती है। जो मानसून की हवाएं हैं भारत में किस डायरेक्शन से आती है। ऑप्शन दिया गया उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करती हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम से। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम से हमारी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, छठा प्रश्न क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वह किस राज्य में है। ऑप्शन दिएगा महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश हमारा जो हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 7 हमारा क्या दिया गया, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। औषधि ये शासन की निरंकुशता, जनता द्वारा शासन, सैन्य शासन और राजतंत्र। लोकतंत्र की जब सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है वह होती है जनता द्वारा शासन। ये जनता के द्वारा एक लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जनता के अनुसार ही सरकारें बनाई जाती है और उसी के अनुरूप उनको चलना पड़ता है। ठीक है, उसमें आप कुछ अधिक बदलाव नहीं कर सकते वरना जनता क्या है, रुष्ट हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र सरकार में जनता का शासन चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी जनता का शासन। 8वां प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए गया भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन दिएगा 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसीलिए कि इस दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था और हम इसी संविधान के स्वरूप चल रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग क्या है, गठित हैं। ठीक है, संविधान के अंदर। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, आने वाले 26 जनवरी को हम 26 जनवरी मनाएंगे, क्यों, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा दिया गया 9वां क्या है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। जो भारत में मौलिक अधिकार हमारा राइट फंडामेंटल है कि वो कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7, 8।
हमारे जो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या है वह कितनी है, 6 हो जाएगी। कितनी है भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ है, क्या है संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है, जो संघ में शासन करती है उसका अर्थ क्या है। एक ही सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था, केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार। संघीय मतलब कोई 2 सरकारें होंगी, ठीक है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ही शासन करती हैं तो उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे केंद्र और राज्य, केंद्र में जो होगा और राज्य में जो होगा, जैसे कि हमारे केंद्र में कौन सी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे नरेंद्र मोदी जी, और क्या है स्टेट सरकार जो है अलग अलग राज्यों की सरकार होती है, जैसे कि यूपी की योगी आदित्यनाथ जी। इन दोनों की शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है, क्या है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है। ऑप्शन दिया बैंकिंग, कृषि, परिवहन और व्यापार, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि। लोग यह प्रश्न बार बार बताते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होगा सर्वप्रथम वह कृषि से ही शामिल होगा, ठीक है। यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, ठीक है। इसलिए जो कृषि हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दिया गया हमारा प्रश्न 12 क्या है, दिया गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। जो भारत में राष्ट्रीय नेशन इनकम होता है वह उसका कैलकुलेशन गणना कौन करता है। तो दिए गए RBI, नीति आयोग, CSO और योजना आयोग। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा CSO या NSO विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। आगे हमारा दिया गया प्रश्न क्या है, प्रश्न 13 दिया गया है हमारा, अमीर रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग और किसान। गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं उस व्यक्ति को क्या हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीब। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गरीब व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीब लोग, पुअर पर्सन जो होते हैं उन्हें गरीबी रेखा के नीचे काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वह अच्छे काम ढूंढ सके, ठीक है। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया व्यापार को सीमित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना, देश को अलग रखना, केवल आयात। वैश्वीकरण का जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऐसा एक देश से दूसरे देश से व्यापार करना। जब एक देश से दूसरे देश से हम व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिशन करते हैं, ट्रेड को बढ़ाते हैं, तो वह वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। उससे क्या है, राष्ट्रीय अपने देश का डेवलपमेंट होगा और बाहरी पैसा आएगा, ठीक है। जब बाहरी पैसा आएगा तो पैसों की कीमत हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, डॉलर, हमारा डॉलर जो है, डॉलर की कीमत हमारे यहाँ कितनी है इंडिया में, 90 रुपया, ठीक है। तो जब विदेशी पैसा आएगा तो क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 15 क्या है, WTO का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्टन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारा जो WTO का पूरा नाम हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह इसलिए बना WTO संस्था है एक, या किस लिए बना है, हमारे जो है व्यापार के लिए बना है। वैश्वीकरण व्यापार से संबंधित एक संस्था है जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे ऐसे नए वीडियो पाने के लिए आप बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।